हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी नॉवल। कैसे हैं आप सब? ये मेरा फर्स्ट वीडियो आज ज्योग्राफी से स्टार्ट होने जा रहा है। जैसा कि कमेंट में भी आया था कि एसएसटी से स्टार्ट करें, तो मैं ज्योग्राफी सूटेबल लगा क्योंकि इसका फर्स्ट चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग को पसंद आएगा। नाउ अवर ऑब्जेक्टिव्स। अब हम इस चैप्टर को किस तरह से पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा पढ़ाएंगे, ये हम पहले बता दें। इंट्रोडक्शन, देन कॉन्सेप्ट देंगे, फिर एक्सप्लेनेशन, रिकैपिचुलेशन, क्विज। ओके, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम एक्सप्लेन करने के बाद उसको रिवाइज कराएंगे एक बार। उसके बाद जब क्विज करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर लर्न हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ज्योग्राफी का ये क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 1.1 है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये चैप्टर का नाम है। अच्छा, ये 1.1 चैप्टर इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि हम कंप्लीट चैप्टर नहीं कराएंगे आज। 80% चैप्टर पढ़ाएंगे और बाकी 20% चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और फिर पूरा एक रिवीजन करेंगे जिससे पूरा चैप्टर लर्न हो जाएगा, फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इसमें हम क्या क्या इसमें कंटेंट है, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जो समझना ज़रूरी है, उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। सेलेस्टियल बॉडीज़, फिर स्टार्स, फिर कॉन्स्टलेशंस के बारे में, फिर सोलर सिस्टम, उसकी डेफिनेशन और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, फिर सन और प्लैनेट्स। आज हम प्लैनेट्स तक कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ये हायरार्की जो आपको दिख रही है अर्थ से लेकर यूनिवर्स तक, ये हायरार्की यूनिवर्स की हायरार्की है, ठीक है। और ये हमने इसलिए ली है कॉन्सेप्ट में क्योंकि हम इसको ये बताएंगे कि ज्योग्राफी में जो हमारी अर्थ है वो यूनिवर्स में कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये सबको पता है कि अर्थ प्लैनेट है, ठीक है। अच्छा, प्लैनेट होने की क्या कंडीशन है, अर्थ क्यों प्लैनेट है, इसको अभी हम जब डिटेल में प्लैनेट पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी ये समझिए कि अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है, ठीक है। इसी अर्थ की तरह और भी प्लैनेट्स हैं जिनके कई सारे नाम हैं। मार्स है, वेनस है, ठीक है। तो और भी कई सारे प्लैनेट्स हैं। तो नंबर ऑफ प्लैनेट्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्लैनेट्स, तो वो स्टार जो है वो सन है, ठीक है। उनमें से एक स्टार जो है वो सन है। अच्छा, नंबर ऑफ स्टार्स, जैसे हमारा सन एक स्टार है, जैसे अर्थ एक प्लैनेट है और नंबर ऑफ प्लैनेट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स भी हैं, उस तरह स्टार में एक सन है और बहुत सारे स्टार भी हैं, नंबर ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है। वो फॉर्म करते हैं गैलेक्सी, जिसमें से एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, ठीक है। उसके बाद आता है जब एक गैलेक्सी मिल्की वे और नंबर ऑफ गैलेक्सीज हैं, कहाँ हैं नंबर ऑफ गैलेक्सीज, कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। देखिए, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इनडेफिनिट है, मतलब उसका कोई शेप नहीं है, अभी तक उसमें रिसर्च चल रही है तो उसका कोई शेप अभी डिफाइन नहीं हो पाया है, ठीक है। तो यूनिवर्स मान लेते हैं कि बहुत बड़ा यूनिवर्स है जिसके अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ गैलेक्सीज हैं, ठीक है। उन नंबर ऑफ गैलेक्सीज में अपनी एक गैलेक्सी है जिसको हम लोगों ने रिसर्च किया है, अपनी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, ठीक है। उस मिल्की वे, उस गैलेक्सी में इन बहुत सारे स्टार्स हैं, नंबर ऑफ स्टार्स हैं, जिनमें से एक स्टार है जिसको हम लोग ने नाम दिया है सन, ठीक है। और उस स्टार के चारों तरफ यानी कि सन के चारों तरफ बहुत सारे नंबर ऑफ प्लैनेट्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। उनमें उन नंबर ऑफ प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है जिस पे हम लोग सर्वाइव करते हैं, यानी कि अर्थ। अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है। ये हायरार्की समझ में आ गई होगी, आई होप। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम बुक के थ्रू, एनसीईआरटी के थ्रू, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। देखिए इसमें जो यहाँ से स्टार्ट है, मेन जो है यहाँ से पॉइंट स्टार्ट है। इन्होंने बताई है फुल मून कंडीशन और न्यू मून कंडीशन। देखिए सबको पता है कि मून जो होता है कभी थिन दिखाई देता है, कभी थिक दिखाई देता है, कभी फुल मून दिखाई देता है, कभी दिखाई ही नहीं देता, बिल्कुल अंधेरी रात होती है। तो ऐसा क्यों होता है? और मतलब ऐसी रातों को कोई ना कोई नाम तो हो गई, तो वो यहाँ पे बताया गया। देखिए ऐसा क्यों होता है ये तो बाद में डिटेल में मून में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, कि ऐसा क्यों होता है। इसके रोटेशन की वजह से होता है, अभी सिर्फ इतना सा समझ लिया, ठीक है। अच्छा, ये जो इसका पोजीशन इस टाइम के अकॉर्डिंग इसका शेप जो चेंज होता है और इसकी पोजीशन चेंज होती है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये फुल मून पूरा दिखाई देता है, ठीक है, फुल मून दिखाई देता है, तो उस नाइट को फुल मून नाइट कहते हैं या फिर पूर्णिमा कहते हैं। और जैसे ये लिखा है अ फोर्थ नाइट लेटर, फोर्थ नाइट मीन्स 14th डे, ठीक है। 14th डे नाइट को क्या होता है कि बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, मून दिखाई नहीं देता है, तो उस नाइट को कहते हैं न्यू मून नाइट या अमावस्या। कहते हैं अमावस्या की रात एकदम अंधेरी होती है, ठीक है, तो ना होगा, तो इसको अमावस्या कहते हैं जब मून दिखाई नहीं देता है, ठीक है। चलिए, ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। बिल्कुल क्लियर नाइट होती है, कुछ भी मून नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं दिखाई देता, एकदम क्लियर रात होती है, अंधेरी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लेते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? अभी हमने बताया था सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, अब ये आया होगा कि क्या होती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं, जैसे कि हम छत पर लेटे हैं और हम जो देखेंगे आसमान में देखेंगे तो हमें बहुत सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, ठीक है। और हमको पता है सन और मून ये सब तो आसमान में होते ही हैं स्काई में, ठीक है। भले ही वो उस टाइम दिखते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे होते नहीं हैं, ठीक है, उनका रोटेशन चलता रहता है। सन और मून उनका रोटेशन चलता रहता है, लेकिन होते स्काई में ही हैं, ठीक है। तो जितने भी ऐसी बॉडीज़ हैं, सन है, मून है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे एस्टेरॉयड और मेटेओर्स ये सब पढ़ेंगे। तो जितनी भी बॉडीज़ हैं वो सब सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ ये बेसिक है, इसके इसी से लेकर हम आगे समझाएंगे। देखिए कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो बिग होती हैं और हॉट होती हैं, गैसेस की बनी हुई होती हैं, ठीक है। कुछ होती हैं रॉक्स की बनी होती हैं। अच्छा, अभी हम गैसेस की बात करेंगे, जो गैसेस की बनी हुई हैं। जो गैसेस की बनी हुई होती हैं, बिग और हॉट होती हैं, उनमें खुद की हीट होती है, उनके पास अपनी ओन हीट होती है और लाइट होती है, और बहुत ही लार्ज अमाउंट में वो हीट डिसिपेट करती हैं। अब आपको फीलिंग आ रही होगी, सन वाली फीलिंग आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसी की बात की गई है। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो बिग होती हैं, हॉट होती हैं और जिनके जो गैसेस की बनी होती हैं और जिनके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनके पास अपनी हीट और लाइट होती है और लार्ज अमाउंट में डिसिपेट करती हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ स्टार्स कहलाती हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल हमारे सामने है सन, ठीक, द सन इज़ अ स्टार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। ये कह रहे हैं कि सन के सिमिलर और भी बहुत सारे स्टार्स होते हैं, ठीक है, जिनको जो जिनकी हीट और लाइट हम फील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं और हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए हम उनकी हीट और लाइट फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आगे है, यहाँ से देखते हैं। ये while watching the night sky you may notice various patterns formed by the different groups of stars. These are called constellations. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अभी हमने सेलेस्टियल बॉडीज समझ लिया, अब हम कॉन्स्टलेशन समझते हैं कि कॉन्स्टलेशन क्या है।
देखिए जब रात को हम लोग आसमान में देखते हैं तो हम लोग देखते थे बचपन में कि बहुत सारे एक फिक्स्ड पैटर्न होते हैं। स्टार्स जो दिखते हैं उनके एक फिक्स्ड पैटर्न्स होते हैं। मतलब अ, आज अगर आप देखेंगे कि कुछ एक पैटर्न में मतलब एक ग्रुप है वो इस डिज़ाइन में, तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट जब रात जाएंगे तो उसमें देखेंगे तो वो भी आपको कहीं ना कहीं आसमान में उसी डिज़ाइन का दिखेगा। मतलब कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनका डिज़ाइन फिक्स होता है, मतलब उनका पैटर्न फिक्स होता है, ठीक है। और बहुत सारे पैटर्न में ऐसे होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उनको ही हम लोग कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, ठीक है। इसमें इसका एग्जाम्पल होता है, इनके कुछ अलग अलग सब नाम होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है उर्सा मेजर और बिग बियर। ये सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन होता है, लेकिन जो सबसे इजीली रिकॉग्नाइज होता है, ये आगे यही बात कह रहे हैं, सबसे इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द स्मॉल बियर और सप्तऋषि। जो हम लोग आसानी से बचपन में समझ लेते थे कि इसकी डिज़ाइन कितनी अलग सी है, तो वो वही होता है। 7 स्टार्स उसमें होते हैं और स्मॉल बियर कहलाता है या सप्तऋषि कहलाते हैं। अच्छा, ये स्मॉल बियर होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो बिग बियर बताया था उर्सा मेजर, इसका ये एक पार्ट होगा, क्योंकि स्मॉल बियर इसका नाम से ही पता चल रहा है। तो यही है कि ये इसका एक पार्ट होता है, ठीक है। इसमें 7 स्टार्स होते हैं इस ग्रुप में, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन आज समवन एल्डर। ये आगे ऐसे ही। फिर अब देखिए यहाँ पे ये डायग्राम जो हमने ये लिया है, इसमें कई सारे पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जो ये वाला है ना, ये है स्मॉल वाला, ठीक है, स्मॉल वाला, और ये बिग वाला है। चलिए, उसके बाद ये देखिए, अब हम आते हैं नॉर्थ स्टार या पोल स्टार पर। देखिए नॉर्थ स्टार पोल स्टार क्या होता है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि गूगल मैप्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो लोग रात में जो ट्रैवल करते थे तो वो डायरेक्शन उनको चाहिए होती थी, तो उस डायरेक्शन को समझने के लिए वो लोग नॉर्थ स्टार की हेल्प लेते थे। अच्छा, वो कैसे लेते थे? तो देखिए लड़की जो बनी है इस फिगर में, देखिए जो लड़की बनी है, ये 3 स्टार और ये 4 स्टार, ये वही हो गया सप्तऋषि। इसकी हेल्प से जो सप्तऋषि के जो पहले दो होते हैं, पहले 2 स्टार होते हैं, फर्स्ट 2 स्टार, उन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन अगर हम लोग आगे नॉर्थ डायरेक्शन में बना दें, आगे एक लाइन बना दें उसी सीध में, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। मतलब कि बस हम लोग इमेजिन कर लें कि अच्छा ये 2 स्टार हैं, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन बना दें, तो हम लोग को ऑटोमेटिकली एक थोड़ी सी दूर पे एक स्टार दिखेगा, वही होता है नॉर्थ स्टार। उससे समझ में आ जाता है कि ये स्टार यहाँ पर है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन इसी साइड है। तो इस तरह से वो लोग अपना रास्ता निकाल लेते हैं। अब आगे चलते हैं। ना इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन द स्काई। इसकी हमेशा जो होती है इस पोजीशन सेम होती है। अच्छा, इसका नाम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसको पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है। वी कैन द हेल्प ऑफ द वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। अभी जैसे हमने बताया, सप्तऋषि की हेल्प से पोल स्टार की पोजीशन निकाल लेते हैं। और लुक एट द फिगर, इन्होंने फिगर के थ्रू फिर यही समझाया जो भी हमने समझाया। फिर आगे चलते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब देखिए, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं सन, मून और जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रात को दिखाई देते हैं, वो सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो बिग होती हैं, हॉट होती हैं और बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट डिसिपेट करती हैं, उन्हें स्टार्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल सन को लिया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, और वो जलती हैं स्टार से लाइट लेकर। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, ठीक है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, इनको प्लैनेट्स कहते हैं। तो अब समझ में आ रहा होगा कि अर्थ को प्लैनेट क्यों कहते हैं। अर्थ को प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, ये तो रॉक्स की बनी हुई होती है ना, गैसेस की बनी बनी है। अर्थ हम लोगों की सन है जो गैसेस का बना है, हाइड्रोजन हीलियम, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है और जनरेट होती रहती हीट, खुद ही हीट जनरेट होती रहती है उसके अंदर और डिसिपेट भी करता है। अच्छा,
लेकिन अर्थ में ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ क्या करता है, इसमें खुद की कोई हीट और लाइट नहीं होती, वो सन से लेता है। तभी हम लोग कहते हैं कि बिना सन के, पुराने ज़माने में सन को गॉड माना जाता था, क्योंकि माना जाता था कि बिना सन के हम लोग की लाइफ पॉसिबल नहीं है, वो इसी वजह से। अच्छा, अब ये बात आती है कि ये तो प्लैनेट्स हो गए जो इस कैटेगरी के हैं। अच्छा, अब इनका नाम प्लैनेट्स ही क्यों रखा गया, इसकी वर्ल्ड ओरिजिन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है द वर्ल्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वॉन्डरर्स। ये बता रहे हैं कि प्लैनेट वर्ल्ड जो आया है वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है। प्लैनेटाई का मतलब होता था वॉन्डरर्स, मतलब जो घूमते हैं, ठीक है, घूमने वाला जो होता है। तो समझ में आ रहा होगा कि अर्थ को ये नाम क्यों दिया गया प्लैनेट, क्यों? क्योंकि अर्थ एक प्लैनेट है और प्लैनेट का काम होता है जो स्टार होता है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहना, ठीक है, जैसे हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती रहती है, तो इसलिए इसका नाम प्लैनेट पड़ा। अब आगे देखते हैं, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। इन्होंने अर्थ एग्जाम्पल ले लिया। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। अच्छा, अर्थ का जो नियरेस्ट स्टार है, अर्थ तो प्लैनेट है, अर्थ से जो नियरेस्ट स्टार है वो हमारा सन है, उसी से हम लोग हीट और लाइट लेते हैं। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एट द मून। अगर हम लोग डिस्टेंस पे देखें तो हम लोग देखेंगे कि तो हम लोग को एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट दिखता है, मून, ठीक है, मून दिखता है। अब मून क्या है ये देखते हैं। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। अच्छा, अब ये सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट जानते हैं। सैटेलाइट उससे कहते हैं जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करे, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाला प्लैनेट हुआ, अब प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाला सैटेलाइट हुआ। उस सैटेलाइट का नाम, जो अर्थ का सैटेलाइट है उसका नाम है मून, ठीक है। और ये नेचुरल सैटेलाइट है, कोई भेजा हुआ नहीं, पीएसएलवी जीएसएलवी कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो आगे की क्लासेस होती हैं उसमें तो पीएसएलवी जीएसएलवी ये सब पढ़ाया जाता है, लेकिन एक्चुअली 6th क्लास में ये बताया जाता है कि सैटेलाइट है क्या, ठीक है। तो इसलिए 6th क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं। The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our Earth and moves around it. Like our Earth, there are 8 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. देखिए, इट इज़ अ कंपेनियन, और ये कह रहे हैं कि जो मून जो होता है ये हमारी अर्थ का एक कंपेनियन है, एक साथी है जो इसके चारों तरफ राउंड करता रहता है, ठीक है। लाइक अवर अर्थ देयर आर 8 अदर, हमारी अर्थ की तरह और भी प्लैनेट्स, अभी हमने बताया था नंबर ऑफ प्लैनेट्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ प्लैनेट्स नहीं, याद रखिएगा 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, 8 टोटल प्लैनेट्स होते हैं जो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और उनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती, वो सन से लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और सबके कोई ना कोई अपने सैटेलाइट होते हैं, यानी कि अपने मून्स होते हैं। जैसे मार्स के पास अपना है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जुपिटर के पास बहुत ज़्यादा हैं सैटेलाइट, और हम लोग यहाँ से आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी भेजते रहते हैं रिसर्च करने के लिए मार्स वार्स पे, ठीक है, और अर्थ पे भी। तो सैटेलाइट बहुत है आर्टिफिशियल, लेकिन मून जो है वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो पहले से ही है, यहाँ से भेजा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब आगे चलते हैं। हाँ, द सोलर सिस्टम, द सन 8 प्लैनेट। अच्छा, सोलर सिस्टम पे अब आते हैं। सोलर सिस्टम की शायद डेफिनेशन ही बताएंगे आगे। द सन 8 प्लैनेट सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड एंड मेटेरॉइड्स मेटेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। ये बता रहे हैं सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म होता है। सन हो गया, 8 प्लैनेट्स हो गए जो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, सैटेलाइट हो गए, और भी बहुत सारी, हमने बताया था सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत होती हैं, ठीक है, कुछ हमें दिखाई भी नहीं देती, जैसे एस्टेरॉइड्स हो गए, मेटेरॉइड्स हो गए, ये सब हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, ये सब भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। तो ये सब टोटली मिलाकर सोलर सिस्टम हमारा बनता है, ठीक है। तो एक सोलर फैमिली बनती है जिसमें से जो सन होता है वो उसका हेड होता है, एक फैमिली है तो उसका एक हेड होगा, और उस हेड का, यहाँ पे हेड कौन है सोलर फैमिली का, सन है, ठीक है। अच्छा,
अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं, इन्होंने दिया है डू यू नो सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड। अच्छा, अब देखिए ये जो इसका नाम पड़ा ना सोलर, ये कैसे पड़ा। देखिए सोल को रोमन मैथोलॉजी में सन गॉड कहा जाता था, ठीक है, मानते थे। सोलर मीन्स मतलब कि रिलेटेड टू द सन, ठीक है, रिलेटेड टू द सन हो गया। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर फैमिली। अब उसकी फैमिली हो गई यानी कि सोलर फैमिली हो गई। तो इस तरह से राइट डाउन एज अ मेनी वर्ड यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। ये कह रहे हैं कि आप इसी तरह से सोलर से और भी वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे होता ही है सोलर पैनल होता है, सोलर कुकर होता है, जो सन की लाइट को एब्जॉर्ब, उसकी लाइट को कन्वर्ट करके हम लोग बनाते हैं, तो वो सब सोलर से रिलेटेड हो गया, रिलेटेड टू द सन हो गया, इसलिए सोलर वहाँ पे लगता है, ठीक है। अब चलिए द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सेंटर पे होता है सोलर सिस्टम के। एक मिनट मार्कर ले लें ना। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सेंटर पे होता है। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, बहुत बड़ा होता है, सबको पता है बहुत बड़ा होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा हॉट गैसेस का बना होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचिए खुद, किसी कोई ऑब्जेक्ट है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आता है ना कि वो प्लैनेट कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब हवा में कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं वो, मतलब वहाँ पे हवा तो नहीं होती, लेकिन आप कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, कोई तो फोर्स, कोई तो उन्हें रोके रखा होगा ना, कोई तो बाइंड किए होगा ना, जोड़े रखा होगा। वो इस वजह से, क्योंकि पुलिंग फोर्स जो कि सन एक्सर्ट करता है हर प्लैनेट पे, ठीक है, वो पुलिंग फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, वो पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करता है प्लैनेट पे, जिसकी वजह से वो बाइंड रहता है पूरा सोलर सिस्टम, और सोलर फैमिली पूरी एक बाइंड रहती है एक साथ, और वो अपनी अपनी ऑर्बिट पे रोटेट रिवॉल्व करते रहते हैं। अच्छा अब आगे देखिए, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star it is far away from us। ये कह रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, लेकिन इतना हीट होने के बाद भी हमें फील नहीं हो पाती, जबकि ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ का नियरेस्ट स्टार जो है वो सन है। अब अर्थ का एक तरफ कह रहे हैं कि नियरेस्ट स्टार सन है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उसकी हीट हम लोग को जलाती नहीं, हम लोग को तो भस्म कर देना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सन बहुत ही ज़्यादा यहाँ अर्थ से बहुत ही ज़्यादा दूर है। अच्छा, इसकी डिस्टेंस उन्होंने बताई इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो आप समझ सकते हैं 150 मिलियन किलोमीटर, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। अब आप समझ सकते हैं कि 150 मिलियन किलोमीटर कितना दूर हो गया। इसी वजह से इसकी इतनी ज़्यादा ट्रिमेंडस भयानक जो हीट होती है ना, वो हमको फील नहीं होती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। प्लैनेट्स, बस ये प्लैनेट्स लास्ट टॉपिक था, इसके बाद द अर्थ नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। चलिए प्लैनेट्स कर लेते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट्स, याद रखिएगा, नंबर याद रखिएगा। पहले 9 होते थे जब हम लोग ने बचपन में पढ़ा था, तो 9 होते थे, अब 8 हो गए। क्यों? क्योंकि 2006 में एक मीटिंग हुई थी IAU में, ये एक यूनियन है जिसमें प्लूटो को बाहर कर दिया था प्लैनेट की कैटेगरी से। क्यों? क्योंकि कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे जो प्लैनेट के नहीं होते हैं, इस वजह से एक ओवरलैपिंग था, वो भी आगे आप लोग हाई क्लासेस में पढ़ेंगे, ओवरलैपिंग होती थी। और दूसरा बहुत ही छोटे होते हैं वो, इसलिए उन्हें अलग कैटेगरी में दे दिया गया डॉर्फ प्लैनेट में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 8 प्लैनेट्स हैं, याद रखना है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अच्छा, इस चैप्टर में आप लोगों के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उससे लिखने को पूछा पूछा गया है क्वेश्चन में, हमने देखा था कि सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिखिए, उस ऑर्डर में लिखिए। तो उसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, इन्होंने वैसे ट्रिक दी है, लेकिन और आसान हम ट्रिक दे रहे हैं, आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल अपनाइएगा। जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा, क्योंकि इतना मतलब 6 क्लास के हिसाब से इतना बच्चों को नहीं याद रहना हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से माई वेरी एफिशिएंट मदर इतना याद रखिए। उसके बाद जे, जस्ट का जे लिए, और सन,
सन की स्पेलिंग तो सबको याद रहती है, तो कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, माई से मरकरी हो गया, वी से वेनस हो गया, वेरी का वी से वेनस, एफिशिएंट का ई से अर्थ, मदर का मार्स हो गया, ठीक है। उसके बाद जस्ट का जे ले लिए, उसके बाद सन, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब देखिए, पहले 2 एम है इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। मरकरी जो होता है वो सबसे छोटा है, याद रखिएगा सबसे छोटा है, और सबसे ज़्यादा पास वो सन के है, ठीक है। वो हमेशा फर्स्ट नंबर पे आएगा, याद रखिएगा मरकरी हमेशा फर्स्ट नंबर पे आएगा। और जो दूसरा एम है वो मार्स का है। तो हो गया मरकरी, वेनस, अर्थ। हम लोग किस नंबर पे हैं? थर्ड नंबर पे हैं, याद रखिएगा, अभी हम पूछेंगे। थर्ड नंबर पे हैं हम लोग, अर्थ, ठीक है। फिर मार्स जिस पे हम लोग रिसर्च करते रहते हैं, मार्स। फिर जुपिटर जो कि बिगेस्ट प्लैनेट है, ये भी क्वेश्चन आता है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा प्लैनेट है? मरकरी। और बिगेस्ट कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर। उसके बाद आ जाएगा सन, याद करने के लिए सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक, इजी। अब चलिए आगे चलते हैं। ऑल द 8 planets of the solar system, all the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो 8 प्लैनेट्स होते हैं ये रिवॉल्व तो करते हैं, लेकिन इनका कोई ना कोई शेप बनता होगा ना रिवॉल्व करने की। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे ये एक सन है, अब इसके चारों तरफ रिवॉल्व करने को कहा जाएगा तो हम यूं भी रिवॉल्व कर सकते हैं, तो ये कौन सा शेप हो गया? सर्कुलर शेप हो गया। लेकिन प्लैनेट सन के अबाउट ऐसे रोटेट नहीं करते। एक हो गया ये सन है, ठीक है, हम लोग ऐसे भी रिवॉल्व कर सकते हैं, वो सॉरी प्लैनेट्स, तो ये लेकिन ऐसे रिवॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर भी नहीं होगा। देखिए करते कैसे हैं, ये सन है, इसके ऐसे इस तरह से रिवॉल्व करते हैं। ये फिगर तो बहुत ही देखा होगा ना, तो इस शेप को इलोंगेट कहते हैं, इलोंगेटेड पाथ लेकर ये लोग जो हैं रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। दीज पाथ आर इलोंगेटेड, ये इलोंगेटेड पाथ कहलाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद और ये पाथ फिक्स्ड पाथ होता है इनका, ठीक है, इससे ऊपर नीचे लोग नहीं होते हैं, इसी पे ही रहते हैं। उसके बाद आता है बात ऑर्बिट्स क्या होती है। अच्छा, हर प्लैनेट अपनी अपनी एक ऑर्बिट रखता है, मतलब ऐसे तो आपस में टकरा जाएंगे ना, तो अपनी अपनी अपना अपना रास्ता है इनका, भैया हम इस रास्ते से जाएंगे, तुम इस रास्ते से जाओ, ऐसे करके 8 बने हुए हैं, 8 वेज बने हैं इनके, 8 रास्ते बने हैं, अलग सब पे एक एक प्लैनेट है, ठीक है। तो ये जो 8 रास्ते हैं, ये जो वेज हैं इनके, ये फिक्स्ड हैं और इन्हीं को ऑर्बिट कहते हैं। जो ये पूरा रिवॉल्व करने में जो पूरा एक चक्कर लगाते हैं, वही उन्हीं को ऑर्बिट कहते हैं, उन्हीं रास्तों को। अच्छा, अब आगे देखते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, अभी हमने बताया था मरकरी फर्स्ट नंबर पे रहेगा, सबसे छोटा होता है और सबसे पास होता है सन के, ठीक है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज। अब देखिए सबसे पास है, तो जितना पास होगा वो उतनी जल्दी तो चक्कर पूरा, एक चक्कर यहाँ से शुरू हुआ जैसे, तो उतनी जल्दी तो पूरा एक चक्कर पूरा कर लेगा। और जितनी दूर होगा, मान ली यहाँ से शुरू हुआ नेपच्यून, अब उसको इतना टाइम लगेगा आने में। तो ये एक याद रखिएगा दिमाग में कि जो जितना पास होगा उससे उतना कम टाइम लगेगा। तो मरकरी सबसे कम टाइम लेता है, 88 डेज लेता है एक राउंड पूरा करने में, ठीक है, अपनी ऑर्बिट का। वेनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ्स ट्विन। अच्छा, ये कह रहे हैं जो सेकंड नंबर वाला है, मरकरी की बात हो गई, अब वेनस क्या है, जो सेकंड नंबर वाला है उसको कंसीडर करा जाता है अर्थ्स ट्विन, मतलब जुड़वा, अर्थ का जुड़वा है वो, ठीक है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो साइज और शेप में अर्थ के जैसा है, ठीक है, याद रखिएगा साइज और शेप में अर्थ के जैसा है, इसलिए उसे अर्थ ट्विन भी कहते हैं वेनस को, जो सेकंड नंबर वाला है। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे प्लूटो की बात की, जो भी हमने बताई है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट, ठीक है। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Ceres 2003 UB13, discovered in recent past, may be called dwarf planets। देखिए प्लूटो ही नहीं, सिर्फ प्लूटो के साथ सेरस और 2003 UB313 ये तीनों डॉर्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में आ गए हैं। ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में मीटिंग एक हुई थी, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। अच्छा, आप चलते हैं। अच्छा, ये अर्थ अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इस वीडियो में क्या रह गया है? ये रह गया है
चलिए, ये वर्ल्ड ओरिजिन, इन्होंने ज्योग्राफी की एक वर्ल्ड ओरिजिन बताई कि किस तरह से नाम रखा गया है। तो मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। ठीक है, ज्योग्राफी जो है ये इंग्लिश वर्ड से लिया गया है। ठीक है, इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। इसकी जो ओरिजिन वो ग्रीक वर्ड से हुई, विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। जो रिलेट करता था डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, कैसे? इट इज़ मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड। ये ज्योग्राफी जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक जी और दूसरा ग्राफिया। तो जी का मतलब अर्थ होता है, ठीक है, और ग्राफिया मीन्स होता है राइटिंग। ठीक, तो अर्थ के लिए कुछ लिखना या फिर कुछ भी उससे रिलेटेड कुछ डिस्क्राइब करना, ये मतलब हो गया। तो ज्योग्राफी का मतलब ये हो गया। ठीक है, अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग, फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। अच्छा, ये तो हो गया ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन टू द अर्थ, रिलेट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अच्छा, अब ज्योग्राफी इसी जियो से लेकर और भी कई सारे होते हैं तो अर्थ से रिलेटेड, तो लॉजी, मेट्री और ऑइड लगाकर। अच्छा, लॉजी ग्रीक में लॉजिया कहते हैं, मेट्री को मेट्रिया, ऑइड को ऑइड्स। ठीक है, जियो को जी। तो लॉजी का मीन्स होता है कुछ भी स्टडी करना, लॉजिकल स्टडी करना। ठीक है, तो वो हो गया। अब जियो लगा इसलिए अर्थ की स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ द अर्थ। तो एक ब्रांच होती है जियोलॉजी, उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ। ऐसी मेट्रिया का मतलब होता है मेजरमेंट, कुछ भी मेजर करना। ठीक है, नापना, तो उसे कहेंगे जियोमेट्री, यानी कि मेजरमेंट ऑफ द अर्थ का मेजरमेंट। अब जॉइड हो गया रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के जैसा। ठीक है, अर्थ की शेप की तरह। ठीक है, तो उस मतलब अर्थ का शेप को इसीलिए हम लोग जॉइड कहते हैं। वो पूछा जाता है अर्थ का शेप, तो उसमें वहाँ पे हम लोग जॉइड यूज करते हैं वर्ड। नेक्स्ट, रिकैपिटुलेशन। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट में। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्टार्ट किया था मून, फुल मून और न्यू मून से, वो तो समझ में आ गया था, बहुत सिंपल था। अब स्टार्ट करते हैं सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जितने भी सन, मून और जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें आसमान में दिखाई देते हैं, वो सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं। अच्छा, उनमें से एक कैटेगरी होती है जो बहुत ही बिग होती है, हॉट होती है और गैसेस की बनी होती है। ठीक है, उनमें अपनी ओन हीट एंड लाइट होता है। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? उनको स्टार कहते हैं, जैसे सन, एग्जाम्पल हो गया सन। अच्छा, दूसरी कैटेगरी होती है जिनके अंदर अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, वो स्टार से लेते हैं हीट एंड लाइट, तो वो कैटेगरी अलग हो गई। ठीक है, उनमें उसका एग्जाम्पल हो गया अर्थ। तो ये हो गया सेलेस्टियल बॉडीज का। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इसके बाद पढ़ा था कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या हो गया? कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के पैटर्न बनते हैं, जो डिज़ाइन बनते हैं, बहुत सारे स्टार्स इकट्ठा होकर जो ग्रुप एक बनाते हैं, उनका एक डिफरेंट पैटर्न होता है उनका, तो उनको कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। जिसमें से हमने उर्सा मेजर, बिग बियर, उसी का दूसरा नाम बिग बियर, और उसका एक पार्ट पढ़ा था सप्तऋषि या स्मॉल बियर। ठीक है, ये हो गया कॉन्स्टेलेशन। उसके बाद सोलर सिस्टम पढ़ा, जिसमें सन सन आएगा, मून तो आएगा ही, सैटेलाइट है, सन आएगा, प्लैनेट आएंगे, सारे 8 प्लैनेट आएंगे, एस्टेरॉयड आएंगे, मेटेओर्स आएंगे, और वो आएंगे सैटेलाइट आएंगे। ठीक है, सब हर प्लैनेट के अपने अपने सैटेलाइट होते हैं। और हमने बताया था अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून होता है। ठीक है, सोलर सिस्टम हो गया, ये सोलर फैमिली हो गई पूरी, इसमें सन जो है वो हेड है। अच्छा, सन पढ़ा, उसके बाद गैसेस का बना होता है, और ये सब अभी हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। उसके बाद इसकी डिस्टेंस पढ़ी कि वो नियरेस्ट, अर्थ का नियरेस्ट स्टार सन है। ऐसे तो बहुत स्टार हैं, प्रॉक्सिमा है, लेकिन जो नियरेस्ट स्टार है वो सन है। लेकिन उसके बाद भी हमें हीट वीट महसूस नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दूर है। ठीक है, उसके बाद आता है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स हमने पढ़े, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। माई वेरी एफिशिएंट मदर, जस्ट, सन। ठीक है, SUN, सन, ऐसे याद कर लिए, ज़रूरी नहीं ये स्टेटमेंट बने। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा? ये तो याद हो गया। अच्छा हाँ, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी हो गया, बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर हो गया। ठीक है, अच्छा, और क्या पढ़ा? और ये पढ़ा कि अच्छा, ये एक पॉइंट इस फिगर से हम लोग पढ़ेंगे, ये देख रहे होंगे आप लोग, देख रहे होंगे, ये जो मार्स है, ये अर्थ है, ये मार्स है, मार्स के
और इसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में, एक मिनट मार्कर तो ले लें, ये एक बेल्ट दिखाई दे रही होगी, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे ब्लैक कलर की, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। और ये साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट होती हैं, ये बहुत सारे ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये प्लैनेट्स के ही पार्ट होते हैं। जैसे होता नहीं, कोई चीज़ है कि टूटती है, कभी ना कभी टूटती बनती, ये सब होता रहता है, ये नेचर की मतलब उसकी हैबिट में टूटती बिगड़ती रहती है। तो कुछ ना कुछ बाहरी लेयर जो इन लोग की टूटती बिगड़ती रहती है, तो उससे जो पार्टिकल्स निकलते हैं, तो उनकी भी तो हैबिट वही होगी ना कि सन के अराउंड, उसके तरफ अराउंड रिवॉल्व करते रहना, क्योंकि वहाँ पे वो पुलिंग फोर्स वो एक्सर्ट करती है, सन एक्सर्ट करती है ना हर प्लैनेट पे पुलिंग फोर्स। तो उनकी भी एक हैबिट, तो वो जो अलग हो जाते हैं फिर भी वो एक बेल्ट बना लेते हैं, एक अपनी ऑर्बिट टाइप की बना लेते हैं, एक बेल्ट बना लेते हैं जिसमें वो घूमते रहते हैं सन के अबाउट। तो इस बेल्ट को एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, और इसमें बहुत सारे मेटेओर्स होते हैं, ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये रिवीजन हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक मिनट, ये क्विज, अच्छा अब क्विज कर लेते हैं। तो अब देखते हैं क्विज कैसे होती है, कितना कर पाते हैं, देखते हैं चले। द देखिए 80% सिलेबस में हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कर लेंगे। द प्लेनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, अभी बताया था कौन सा, वेनस। क्यों? क्योंकि ये इसका शेप और साइज अर्थ के इस अर्थ से मैच करता है, इसलिए। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, थर्ड नंबर पे कौन है, अर्थ है, हम लोग हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन था, मरकरी था फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे वेनस, ठीक, थर्ड नंबर पे हम लोग। उसके बाद ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, किस पाथ में वो रिवॉल्व करते हैं, बताया था इलोंगेटेड पाथ में, ठीक है। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, हमेशा 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 नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, अभी बताया था एस्टेरॉइड्स किसके बीच, किन दो ऑर्बिट्स के बीच में मिलता है, मार्स और जुपिटर। देखिए 8 होते हैं ना, इधर हो गया मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सन यानी कि सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो 4 इधर बीच को डिवाइड कर दिए, बस बस याद करना आसान है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड, अभी बताया था वेरियस पैटर्न्स आए तो समझ लिए कॉन्स्टेलेशन की बात हो रही है, यानी कि अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स बताया था, नंबर ऑफ स्टार्स क्या बनाते हैं, गैलेक्सी, ठीक है, बताया था हायरार्की में, बताया था नंबर ऑफ स्टार्स क्या बनाते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं। और बहुत सारी गैलेक्सी कहाँ होती हैं, यूनिवर्स बनाती हैं पूरा, ठीक है। चलिए, इस डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ, हमारे अर्थ के क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी कौन सी है, सोचिए। अर्थ के पास एक तरफ वेनस है, एक तरफ मार्स है, और एक और चीज़ भी है, मून, उसका जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट भी तो सेलेस्टियल बॉडी होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मून इज द क्लोजेस्ट, सबसे पास सबसे क्लोज सेलेस्टियल बॉडी मून है अर्थ के, ठीक है। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के थर्ड नंबर पे कौन सा प्लैनेट है, अर्थ, अभी पढ़ा था अर्थ, ठीक है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है प्लैनेट की, इनके पास अपनी हीट नहीं होती है और लाइट भी नहीं होती है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।